हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टीम प्रिंस तारानगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोहित पुनिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपना जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स वाला। ठीक है, लास्ट जो अपने ऑनलाइन क्लास हुई थी, लास्ट जो वीडियो अपन ने अपलोड किया था उसमें अपन ने वेग नियतांक के बारे में पढ़ा था, विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बारे में पढ़ा था, और उसी वीडियो के अंदर अंत में अपन ने किया था वेग नियतांक या वेग स्थिरांक के मात्रक क्या होते हैं। तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि वेग स्थिरांक के जो मात्रक होते हैं वो अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। तो तीन प्रकार के अभिक्रियाओं के लिए अपने वेग स्थिरांक के मात्रक कैलकुलेट किए थे। क्या मात्रक शून्य कोटि के लिए क्या था अपन ने, प्रथम कोटि के लिए क्या था, द्वितीय कोटि के लिए क्या था। और वेग स्थिरांक के मात्रक को कैलकुलेट करने का एक सामान्य से फॉर्मूला अपने प्राप्त किया था। के इक्वल टू अपने पास क्या आया था, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन इनटू में क्या था, प्रति सेकंड। ये तो सांद्रता है और ये क्या है, समय। सांद्रता को मोल प्रति लीटर या मोल अपॉन लीटर में लिया था और समय का मात्रक अपने क्या लिया था, सेकंड लिया था। ठीक है, अब यहाँ से अपने n का मान क्या लिखा था, n इक्वल टू अपने क्या लिखा था, अभिक्रिया कोटि, जिसका मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो n के मान इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके अपने शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक को कैलकुलेट किया था। अब कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं, गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो गैसीय अभिक्रियाओं की डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें अभिकारक और उत्पाद सभी की भौतिक प्रावस्था क्या हो, गैस हो। तो उन अभिक्रियाओं के लिए के का मात्रक क्या होगा। तो देखो सिंपल सा है। नेक्स्ट अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक। तो देखो के का मात्रक अपने जो पीछे प्राप्त किया वो उसके लिए सूत्र क्या था अपने पास, के इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू में प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है, ये जो चीज़ है, ये किसको करते हैं अपन, सांद्रता इक्वल टू लिखते हैं। सामान्य अभिक्रियाओं में अपन क्या प्रयुक्त करेंगे, कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे, सांद्रता। लेकिन अगर अपने पास कोई गैसीय अभिक्रिया है तो गैसीय अभिक्रियाओं में सांद्रता के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त करना है, अपने को दाब को, प्रेशर को प्रयुक्त करना है। तो अब गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक को कैलकुलेट करने का अपने पास सूत्र क्या आ गया, देखो मोल अपॉन लीटर, यानी सांद्रता के स्थान पर अपने पास क्या आ गया, दाब, पावर क्या होगी 1 माइनस एन इंटू में समय का मात्रक अपन क्या लेंगे, प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो n का मान वही रहेगा जो यहाँ पर था। तो n की वैल्यू क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ज़्यादा डिटेल से अपन जब ये टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया कोटि का, तब उसमें अपने को करना है। अब देखो दाब का मात्रक क्या होता है, एटीएम, वायुमंडलीय दाब के रूप में ले सकते हैं। तो दाब के स्थान पर एटीएम पावर 1 माइनस एन इंटू में प्रति सेकंड, या फिर दाब का मात्रक किस में आ सकता है, बार में भी आ सकता है, BAR, बार। तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बार पावर 1 माइनस एन इंटू में प्रति सेकंड। तो इस प्रकार इन दो फॉर्मूलों की सहायता से अपन किसी भी गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट के मात्रक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है अभिक्रिया वेग व वेग स्थिरांक में अंतर। दोनों ही चीज़ अपन कर चुके हैं। अभिक्रिया वेग क्या होता है वो भी परिभाषित आपको करवा दिया, अच्छे तरीके से समझा दिया था। और वेग स्थिरांक क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, उसकी डेरिवेशन किस प्रकार से होगी, वो भी मैंने आपको करवा दिया था। तो ये बोर्ड एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर का कि अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में 2 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो इनको भी अपने को ध्यान से देखना है, इनको भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अंतर में देखें तो अभिक्रिया वेग क्या होता है। तो मैंने परिभाषा लिखाई थी अभिक्रिया वेग की आपको, वो परिभाषा से ही अपन आगे इसमें अंतर करेंगे। तो परिभाषा क्या थी कि प्रति इकाई समय में अभिकारकों की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। प्रति इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। और वेग स्थिरांक क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों की सांद्रता क्या हो, 1 इकाई हो। तो वेग स्थिरांक किसके बराबर होता है, अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। पिछले वीडियो में देखो अपन ने सिद्ध किया था dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आया था, k आया था। ये कब आया था, जब उस अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों की सांद्रता अपन ने क्या ली थी, 1 इकाई ली थी। उस समय अभिक्रिया वेग किसके बराबर आया था, वेग स्थिरांक के बराबर आया था। और यहीं से अपने वेग स्थिरांक के अपन कहें विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा भी इसी सूत्र से अपन ने दी थी। तो ये चीज़ अपने पास कब आया था,
जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारकों की सांद्रता क्या थी, 1 इकाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी भी क्षण अभिक्रिया वेग अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको लिखवाया था कि अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। किसके समानुपाती होता है, अभिकारकों की सांद्रता के। यानी अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो अभिकारकों की सांद्रता पर क्या हो गया, निर्भर करेगा। लेकिन जो वेग स्थिरांक है वो किस पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, वो मोलर सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर क्या है, अभिक्रिया वेग का मात्रक अपने लिखा था तो क्या था, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। देखो ये मात्रक कैसे आया, अभिक्रिया वेग अपने क्या लिखा था, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। सी क्या है, सांद्रता, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन और बटे में परिवर्तन में लगा समय। भाई अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और इस परिवर्तन में लगा समय, तो सांद्रता बटा समय लिख दें। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो अपने पास क्या जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो ये मात्रक किसका होता है, अभिक्रिया वेग का मात्रक होता है। लेकिन जो वेग स्थिरांक है, वेग नियतांक, इसका मात्रक किस पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी सभी अभिक्रियाओं के लिए के का मात्रक निश्चित नहीं होता, वो डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया की प्रकृति क्या है। जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको करवाया था कि शून्य कोटि के लिए के का मात्रक अलग आता है, प्रथम कोटि के लिए अलग आता है और द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है, अलग आता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया की प्रकृति पर डिपेंड करता है। चौथा अंतर क्या है कि अभिक्रिया वेग प्रारंभ में अधिक होता है, फिर समय के साथ साथ क्या होता है, घटता जाता है। देखो अपने लिखा कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया वेग क्या है, अधिक है। लेकिन जब अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, उत्पाद की मात्रा बननी शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अभिकारकों की सांद्रता कम है और अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती है, अभिकारकों की सांद्रता के। तो अगर अभिकारकों की सांद्रता कम हो रही है तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे देखो प्रारंभ में तो अधिक होगा अभिक्रिया वेग, क्यों, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती जाएगी तो धीरे धीरे अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, घटता जाएगा। लेकिन वेग स्थिरांक का मान क्या रहता है, सदैव स्थिर रहता है, इसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। तो ये अपने अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में 4 अंतर किए हैं। 2 अंतर आपको निश्चित तौर पर याद होने चाहिए। लगभग मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन ही इसमें से बनता है कि अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में 2 अंतर लिखो। तो 2 अंतर आपको याद होना चाहिए। और वैसे भी ये जो अपने चारों अंतर लिखे, ये चारों की चारों बातें अपन ने पहले जब इन टॉपिकों को अलग से डिस्कस किया था, अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक, उसमें ये चारों चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ इनको एक सारणी के रूप में, एक अंतर के रूप में अपन ने लिखा है। ठीक है, तो ये था अपना अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। नेक्स्ट मैंने बताया था कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक है उसके आधार पर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन अपन देखते हैं कि वेग स्थिरांक है जो के है उसके आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा अपने कि निम्न वेग व्यंजकों से अभिक्रिया कोटि की पहचान करो। कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक अभिक्रिया कोटि के लिए के का मात्रक क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो के का जो मात्रक होगा उस मात्रक के आधार पर भी अभिक्रिया की कोटि की पहचान हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोटि के लिए के का मात्रक क्या है, अलग अलग है। इंपॉर्टेंट है इसलिए ये चीज़। देखो आगे जब अपन अभिक्रिया कोटि का टॉपिक करेंगे तो उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया कोटि पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो कुछ तो सीमित एग्जाम्पल हैं, तो वो एग्जाम्पल अपने याद रहेंगे। तो अगर उनमें से कोई एग्जाम्पल आएगा तो अपन सीधा पहचान कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि अभिक्रिया की कोटि लिखी हुई होगी कि जैसे मान लो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की लेकिन कुछ क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि न तो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखा हुआ होगा, न ही अभिक्रिया कोटि लिखी हुई होगी, सिर्फ किसका मान दे रखा होगा, के का मान दे रखा होगा। और के की जो वैल्यू होगी, जो मैथमेटिकल वैल्यू होगी, उसका फिर क्या होगा, मात्रक होगा।
तो अगर अभिक्रिया कोटि से अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना है तो कोटि की पहचान होना जरूरी है, और ऐसी कंडीशन में सिर्फ जिसमें k की वैल्यू दे रखी है तो फिर कोटि की अपन पहचान कैसे करेंगे कि k की वैल्यू का मात्रक क्या है, उसके आधार पर अपन अभिक्रिया कोटि की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोटि के लिए k का मात्रक क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कुछ वेग व्यंजक यानी वेग स्थिरांक के मान दे रखे हैं, उसके आधार पर अपने को अभिक्रिया कोटि की पहचान करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जो k की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, अभिक्रिया कोटि की पहचान के लिए इस मान का क्या, ये कितना मान दे रखा है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को तो सिर्फ ये मात्रक देखनी है। तो पहले क्वेश्चन में देखो k की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.3 इंटू 10⁻³ प्रति सेकंड। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इस मान से अभिक्रिया कोटि की पहचान नहीं होगी, इस मान के आगे जो मात्रक लिखा हुआ है उससे पहचान होगी। तो प्रति सेकंड मात्रक कौन सी कोटि के लिए आया था, तो देखो एक दो बार आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तब डायरेक्ट इसको कर पाओगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। k इक्वल टू अपने पास सूत्र क्या था, मोल अपॉन लीटर 1 - n इंटू प्रति सेकंड। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू अपन 0 रखते हैं, शून्य रखते हैं, तब तो मात्रक अपने पास क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर n की वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो फिर अपने पास मात्रक क्या होगा, प्रति सेकंड। और अगर अपन n की वैल्यू 2 रखते हैं तो फिर अपने पास k का मात्रक क्या होगा, प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। ये तीन ही मात्रक मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर मात्रक क्या है, प्रति सेकंड है। तो प्रति सेकंड कब आया, जब n की वैल्यू को अपन ने क्या रखा, यहाँ पर 1 रखा। तो n की वैल्यू 1 रखने का मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया की यहाँ पर कोटि क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड कब आ रहा है, जब अपने n की वैल्यू को क्या रखा है, शून्य रखा है। तो n की वैल्यू शून्य रखने का मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया की यहाँ पर कोटि क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, मात्रक क्या दे रखा है, प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। तो प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड ये मात्रक कब आया, जब अपने n की वैल्यू को कितना रखा है, 2 रखा है। n की वैल्यू 2 रखने का मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, द्वितीय कोटि है। तो इस प्रकार k के जो मात्रक हैं उन मात्रक के आधार पर अपन अभिक्रिया कोटि की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आगे अपन इसको और देखेंगे। अगला टॉपिक अपन देखेंगे, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है अणुसंख्यता या आणविकता। ठीक है, जो अभिक्रिया वेग स्थिरांक में अंतर की उसके बाद एक दो क्वेश्चन किए ना, उसके पश्चात अपना टॉपिक है अणुसंख्यता या आणविकता। तो देखो सिंपल सा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अणुसंख्यता का मतलब क्या है, अणु प्लस संख्या, अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की संख्या, देखो कि रासायनिक अभिक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या अणुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक के जितने अणु भाग लेते हैं उन अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया के पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। अब देखो अणुसंख्यता को देखने के लिए अपने को किसी प्रैक्टिकल की आवश्यकता नहीं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है उसमें अपन देख सकते हैं कि अभिकारक के कितने अणु हैं, तो वो अणुओं की संख्या को सिर्फ अपने को काउंट करना है। इसलिए अणुसंख्यता क्या होती है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, एक सैद्धांतिक वैल्यू होती है। दूसरा देखो, इसका मान सदैव पूर्णांक में प्राप्त होगा, भिन्नात्मक कभी नहीं होगा। इसका मान पूर्णांक में क्या आएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा इसका मान कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होगा।
अणुसंख्यता किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अणुसंख्यता की अपन डेफिनेशन देखें तो अपने क्या डेफिनेशन की है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या क्या है? अणुसंख्यता है। यदि किसी अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता का मान शून्य प्राप्त हो गया तो मतलब उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या क्या है? 0 है। मतलब उसमें कोई अभिकारक का अणु है ही नहीं। तो जब अभिकारक का अणु ही नहीं होगा तो अभिक्रिया कैसे हो सकती है? अभिक्रिया संभव नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता का मान शून्य प्राप्त कभी भी नहीं होगा। ये एक क्या होता है? थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जैसे एक रिएक्शन लिखूं मैं H2 + Cl2, आगे क्या प्राप्त होता है? 2HCl। तो अभिकारक के अणुओं की संख्या अपने को देखना है तो इसमें H2 का 1 है और Cl2 का 1, कुल अणु कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसके लिए अपने को किसी प्रैक्टिकल की आवश्यकता नहीं है, थ्योरेटिकली रूप से इसको देख सकते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि अणुसंख्यता का मान क्या होता है? थ्योरेटिकल मान होता है, सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है। अब देखो अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रिया क्रम से एक अणु द्विवीय अणु या त्रिअणु होती है। तो मैंने क्या बताया कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता या तो 1 होगी या 2 होगी या फिर क्या होगी? 3 होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता की वैल्यू 1 आती है वो अभिक्रिया क्या होंगी? एक अणुक होंगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अणुसंख्यता की वैल्यू 2 आती है वो क्या होंगी? द्विवीय अणुक होंगी, यानी जिसमें अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए अणुसंख्यता की वैल्यू 3 आती है, यानी जिसमें 3 अभिकारक के अणु भाग लेते हैं, वो अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? त्रिअणुक होंगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें O2F2, आगे प्रोडक्ट में चेंज होता है O2 + में F2। तो इसमें अभिकारक कौन है? O2F2 है। तो अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या कितनी? 1 है। तो इसकी अणुसंख्यता का मान कितना आया? 1 आया। इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? एक अणु कहेंगे। उसी प्रकार H2 + Cl2, तो इसमें अभिकारक के कुल अणु कितने हैं? 2 हैं। तो अणुसंख्यता का मान 2 आया, तो इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? द्विवीय अणु कहेंगे। सेम इसी प्रकार देखो 2NO+ में O2 आगे कन्वर्ट होते हैं 2NO2 में। तो अभिकारक के कुल अणु कितने हैं? NO के कितने हैं? 2। O2 का कितना है? 1। तो 2 + 1 टोटल योग कितना हुआ? 3। यानी अणुओं की संख्या कितनी है? 3। तो अणुसंख्यता का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी? त्रिअणु होगी। तो अभिक्रिया एक अणुक हो गई जिसमें अणुओं की संख्या 1 हो, यानी अणुसंख्यता का मान 1 हो। द्विवीय अणु जिसमें अणुओं की संख्या 2 यानी अणुसंख्यता का मान 2 हो। त्रिअणु जिसमें अणुओं की संख्या 3 यानी अणुसंख्यता का मान कितना हो? 3 हो। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता 3 से अधिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता 3 से अधिक नहीं होती है क्योंकि 3 से अधिक अभिकारक के अणुओं की एक साथ टक्कर संभव नहीं है, एक साथ उनकी कोलिजन संभव नहीं है। देखो आगे अपन ये पे आएगा भी अपने इसी चैप्टर के अंदर, टक्कर सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी अपन जिसको कहते हैं। तो वो कोलिजन थ्योरी क्या होता है, क्या कहता है, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि जब अभिक्रिया में अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो उन अभिकारक के अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर होती है। ठीक है। अब कितने अणु एक साथ टकरा सकते हैं? ये सिद्धांत क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 अणु एक साथ टकरा सकते हैं। तो यानी उस एक समय में, एक निश्चित समय में अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग लेंगे? 3 अणु, क्योंकि जो अणु टकराएंगे आपस में, जिन अणुओं के मध्य टक्कर होगी वही अणु तो उत्पाद में परिवर्तित होंगे। यानी उस एक क्षण पर अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 3 अणु भाग ले रहे हैं। इसलिए अभिक्रिया के अणु संख्यता का मान भी कितना होगा? 3 होगा। 3 से ज़्यादा क्यों नहीं रहा? क्योंकि 3 से अधिक अणुओं की एक साथ टक्कर संभव नहीं है। अब देखो इस चीज़ को एक और ध्यान में रखना कि टक्कर संभव होने का मतलब ये नहीं कि वो टकराएंगे नहीं, टकरा तो सकते हैं, लेकिन कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि जब अभिकारक के अणु परस्पर टकराते हैं तो उनके मध्य टक्कर 2 प्रकार की होती है। आगे अपने को डिटेल से पढ़ना है। वो 2 प्रकार की टक्कर कौन सी होती हैं? एक तो होती है प्रभावी टक्कर और दूसरी होती है अप्रभावी टक्कर। भाई 3 से ज़्यादा अणु टकरा तो सकते हैं लेकिन फिर भी वो अपन उसको अणुसंख्यता में काउंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि जब अभिकारक के अणु परस्पर टकराते हैं तो उनके मध्य टक्करों को 2 भागों में बांट दिया, प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर। तो प्रभावी टक्कर कौन सी टक्कर को कहा? जिन टक्करों के परिणाम स्वरूप अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यानी अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली वह टक्कर जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे अभिकारक के अणु, तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्रभावी टक्कर। ठीक है। और जो
टक्कर के परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता, यानी अभिकारक अणु टकराते तो हैं, उनके मध्य टक्कर तो हुई, लेकिन उनसे उसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट अपने को प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी टक्कर को अपन क्या कहेंगे, अप्रभावी टक्कर कहेंगे। तो देखो 3 से ज्यादा अगर अभिकारक अणु टकराते हैं तो उनके मध्य क्या होगा, अप्रभावी टक्करों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, उत्पाद भी बदलने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम। और अपन अणुसंख्यता में क्या कर रहे हैं कि टक्कर से जो प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होगा उन अभिकारक के अणुओं को ही अपन किस में काउंट करें, अणुसंख्यता में काउंट करें। इसलिए अभिक्रिया की अणुसंख्यता 3 से अधिक नहीं होगी, क्योंकि 3 से अधिक अभिकारक के अणुओं के साथ एक साथ टक्कर संभव नहीं है। और इन टक्कर को कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी टक्कर कौन सी होंगी, जिनके परिणाम स्वरूप अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और अप्रभावी टक्कर कौन सी होंगी, जिनके परिणाम स्वरूप अपने को प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसका मान 3 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ कंटिन्यू टॉपिक है कि अणुसंख्यता के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। अभिक्रियाओं का वर्गीकरण अनेक प्रकार से होता है, जैसे इसी लेसन के स्टार्टिंग में अपने क्या था, तीव्र अभिक्रिया, अत्यंत मंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। ठीक है, वो वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण अपने किया था। यहाँ पर अपन अभिक्रियाओं का वर्गीकरण कर रहे हैं उसकी अणुसंख्यता के आधार पर। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो गई, एक तो सरल अभिक्रिया सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जटिल अभिक्रिया। तो सरल अभिक्रिया कौन सी होंगी, वे अभिक्रिया जिनकी अणुसंख्यता व अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, यानी जो दिख रहा है वास्तव में वही होता है। वो अभिक्रियाएं कौन सी होंगी, सिंपल अभिक्रिया होंगी। जैसे H2 + Cl2, कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे, 2, और अणुसंख्यता का मान भी कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, सरल अभिक्रिया सिंपल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, दूसरा देखो जटिल अभिक्रिया कौन सी होंगी, वे अभिक्रिया जिनकी अणुसंख्यता प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या के समान नहीं होती है। मतलब कि जब अपन अभिक्रिया को प्राइमरी स्टेप में देखते हैं तो वहाँ पर अभिकारक के अणुओं की संख्या अपने को 3 से ज़्यादा नजर आती है। तो अभिकारक के अणु तो 3 से अधिक उसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन अणुसंख्यता का मान तो 3 से अधिक नहीं हो सकता। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहेंगे, जटिल अभिक्रिया कहेंगे। देखो सरल अभिक्रिया कौन सी थी कि जो प्राथमिक अभिक्रिया है ना, उसमें जितने अभिकारक के अणु हैं उतनी ही उसकी क्या है, अणुसंख्यता है। जैसे H2 + Cl2 है ना, तो इसमें कितने अभिकारक अणु हैं, 2 ही तो अभिकारक अणु है, तो अणुसंख्यता भी इसकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, लेकिन जटिल अभिक्रिया कौन सी हैं कि जिनके प्राथमिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के अणु हैं उतनी उसकी अणुसंख्यता होती नहीं है, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या के बराबर उसकी अणुसंख्यता नहीं आ रही है। तो वो अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, जटिल अभिक्रिया कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं तथा इस प्रकार के अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता का निर्धारण वेग निर्धारक पद से किया जाता है। इस चीज को समझो, जटिल अभिक्रिया कौन सी बताई मैंने कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जिनकी अणुसंख्यता प्राथमिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं उसके बराबर नहीं होती है, वो अभिक्रिया कौन सी होती है, जटिल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जटिल अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न नहीं होंगी, 1 से अधिक पदों में संपन्न होंगी। वो 2 पद भी हो सकते हैं, वो 3 पद भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो फिर कौन से पद से अपन अणुसंख्यता का निर्धारण करें। तो देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चाहे कितने ही पदों में संपन्न हो, उन पदों में से एक पद उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कहलाता है, और वेग निर्धारक पद ही उस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। और वेग निर्धारक पद में जितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं उन अणुओं की संख्या ही उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, अणुसंख्यता कहलाएगी। तो अब अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि जैसे मान लो कोई अभिक्रिया 5 पदों में संपन्न हो रही है, तो उन 5 पदों में से उसका वेग निर्धारक पद कौन सा है, वेग को निर्धारित करने वाला पद कौन सा है, अणुसंख्यता को बताने वाला पद कौन सा है। तो देखो अणुसंख्यता का निर्धारण किससे अपन करेंगे, वेग निर्धारक पद से। तो वेग निर्धारक पद को मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या है कि अभिक्रिया का सबसे मंद पद, यानी वह पद जो सबसे धीमी गति से चलता है,
वेग निर्धारक पद कहलाता है तथा यही पद अभिक्रिया वेग का निर्धारण करता है। कोई भी अभिक्रिया मान लो 5-6 पदों में संपन्न हो रही है, तो उन 5 या 6 पदों में से अभिक्रिया का जो सबसे स्लो पद होगा ना, वह पद उसका क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा। और उसी वेग निर्धारक पद से अपन अनुसंख्यता को काउंट करेंगे और उसी वेग निर्धारक पद से अभिक्रिया का वेग का क्या होगा, निर्धारण होगा। तो देखो जटिल अभिक्रिया कौन सी है, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या और अनुसंख्यता का मान बराबर नहीं होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होंगी, एक से अधिक पदों में संपन्न होंगी। और इस प्रकार के अभिक्रिया के लिए अनुसंख्यता का निर्धारण अपन किससे करेंगे, उसके वेग निर्धारक पद से करेंगे। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कौन सा होता है, जो सबसे स्लो पद होता है, जो सबसे धीमी गति से संपन्न होता है, वो पद कौन सा होगा, वेग निर्धारक पद होगा। अब इसको एग्जाम्पल की देखें अपन, क्लियर हो जाएगा। एक अभिक्रिया है 4HBr प्लस में O2, आगे प्रोडक्ट प्राप्त होता है Br2 प्लस में H2। अब अगर इस अभिक्रिया को अपन देखें, ये अभिक्रिया है, अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या कितनी है, 4 प्लस में 1 कितने आ गए, 5। मतलब अनुसंख्यता कितनी आनी चाहिए, इसकी 5 होनी चाहिए। अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या प्राइमरी रिएक्शन में कितनी है, 5 है, तो अनुसंख्यता का मान भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि अनुसंख्यता का मान 3 से अधिक नहीं होता। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या और अनुसंख्यता का मान बराबर नहीं होता, वो जटिल अभिक्रिया होंगी और वो अभिक्रिया क्या होंगी, एक से अधिक पदों में संपन्न होंगी। तो ये जो अभिक्रिया है वो निम्न 3 पदों में संपन्न होगी। पहले पद में क्या है, HBr O2 के साथ रिएक्ट करेगा, HOOBr का निर्माण करेगा, ये इस अभिक्रिया का क्या होता है, स्लो पद होता है। दूसरे पद में क्या होता है, देखो पहले पद में जो प्रोडक्ट बना वो दूसरे पद में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा। तो पहले पद में प्रोडक्ट ये था, ये पुनः किसके साथ अभिक्रिया करता है, HBr के साथ, और आगे क्या बनता है, HBrO बनता है। ये इस अभिक्रिया का तीव्र पद होता है, फर्स्ट पद होता है। तीसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद का प्रोडक्ट तीसरे पद के अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ये पुनः किसके साथ रिएक्ट करेगा, HBr के साथ करेगा, और आगे क्या बन जाएगा, Br2 प्लस में H2O बन जाएगा। ये भी इस अभिक्रिया का क्या होता है, तीव्र पद होता है, फास्ट पद होता है। तो ये अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हुई, 3 पदों में संपन्न हुई। इन 3 पदों में सबसे स्लो पद कौन सा है, प्रथम पद है। तो मतलब इस अभिक्रिया के लिए जो प्रथम पद है वो प्रथम पद क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा। यानी इस पद के आधार पर ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होगा और अभिक्रिया की अणुसंख्यता का निर्धारण होगा। तो प्रथम पद में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसमें अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी हो गई, 2 हो गई। इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, जटिल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं की जो प्राइमरी रिएक्शन कौन सी, ये है। प्राथमिक अभिक्रिया कौन सी, ये है। प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है, 5 है, लेकिन इसकी अणुसंख्यता कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या और अणुसंख्यता का मान समान नहीं है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, एक जटिल अभिक्रिया हो गई। और इनमें अणुसंख्यता का निर्धारण कौन से पद से होगा, वेग निर्धारक पद से होगा। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कौन सा होता है, जो उस अभिक्रिया का क्या हो, सबसे स्लो पद हो, सबसे धीमा पद हो। तो इसका प्रथम पद क्या है, सबसे स्लो पद है। तो इसमें कितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु। एक अणु तो HBr का है और एक अणु किसका है, O2 का। तो कुल अणुसंख्यता का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक रहा, अणुसंख्यता या आणविकता। नेक्स्ट अपन जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया कोटि, जो न्यूमेरिकल दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस लेसन का। तो अणुसंख्यता और अभिक्रिया कोटि को अपने को अंतर भी करने हैं, इसलिए यहाँ तक जो जितना लेसन आपको 4-5 वीडियो, इसके शायद 6 वीडियो हो जाएंगे इसके समेत, तो यहाँ तक ये लेसन आपको कंप्लीट होना चाहिए। और जो कोई भी समस्या है इसमें आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।